आज की ऑनलाइन क्लास में आपको कक्षा 9 भूगोल अध्याय 4 जलवायु और अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के मानचित्र कार्य के बारे में बताया जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप देखिए कि जो अध्याय 4 है जलवायु है, उसमें सिर्फ आपको उन क्षेत्रों को चिन्हित करना है, पहचानना है जो कि भारत में 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करते हैं और 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो आप इस जो है कि इंडिकेटर को देखिए इधर, जिसमें देख रहे हैं कि गहरे बैगनी रंग का आपको दिखाया गया है। ये जो रंग है इस मानचित्र में, उसमें जो गाढ़ा नीला या बैगनी रंग आप कह सकते हैं, वो रंग 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को दर्शाता है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान है, ये वाला हिस्सा, ये 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। और यह पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान देखिए मुंबई से लेकर गोवा, यानी महाराष्ट्र से गोवा, कर्नाटक और केरल तक फैला हुआ है। तो यह 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। और आप पूर्व में आइए, इस क्षेत्र में आइए, तो इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि जो मेघालय का हिस्सा है यहाँ पर, और इधर जो है कि आसाम का ऊपरी हिस्सा तथा अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ हिस्सा यहाँ पर दिखाया गया है। ये आसाम का भी हिस्सा है। तो इन हिस्सों में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वह मौसिनराम में होती है, जो कि जिसकी लोकेशन लगभग यहाँ पर होगी। ये मौसिनराम है जो कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो भारत में ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कि 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। तो इसको आप जो है समझ लीजिए यहाँ पर। फिर कुछ और हिस्से हैं भारत में जो कि 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। वो कौन सा हिस्सा है? एक तो लक्षद्वीप है, यहाँ आप देख सकते हैं, और इसके नीचे जो है यहाँ पर जो, और थोड़ा नीचे देखिए, यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो ये 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। अब इसमें दूसरी चीज़ आपको दिखानी है कि 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों को पहचानिए। तो आपको इस तरह से मानचित्र में दिया रहेगा, इस तरह से, जैसे कि ऐसे दिया रहेगा। तो इसको पहचानना है कि यह जो है कि पश्चिमी राजस्थान है जो कि 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करता है। इसी प्रकार से जो उत्तर पश्चिम गुजरात का हिस्सा है, ये भी 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करता है। इधर आप और उत्तर में आएंगे तो ये जो लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है, यहाँ भी 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये बिलो को आप ऐसे दिखा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा, यहाँ भी 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा, और यहाँ भी 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो ये लेस दैन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले क्षेत्र हैं। अब आपको मैं दूसरे पाठ में, दूसरे अध्याय में ले चलता हूँ जो कि वाइल्ड लाइफ और प्राकृतिक वनस्पतियों वाला है। तो इसमें आपको सबसे पहले थोड़ा ज़्यादा दिखाना है, इसलिए पहले जान लीजिए कि क्या क्या आपको इसमें दिखाना है। तो इसमें सबसे पहले जो आपको 4-5 प्रकार के वनों को जो आपके देश में पाए जाते हैं उनको दिखाना है। उसमें जो है कि आप जानते हैं कि आपके देश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसको सदाबहार वन भी कहा जाता है,
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसको मानसूनी वन भी कहा जाता है, कटीले वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। तो ये जो वनों वाले क्षेत्र हैं, इनको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, आपको पहचानना है कि यह जो वन है जो दिखाया गया है मानचित्र में वो कौन सा है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर ये वनों का मानचित्र है, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ये। तो सबसे पहले जो है कि आप इसमें जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिनको सदाबहार वन भी कहा जाता है, आप इसमें बहुत ध्यान से यदि देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो क्षेत्र भारत में 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, अमूमन वहीं पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए फिर से जो ये इंडिकेटर है, आपका संकेतक है जो रंगों के द्वारा दिखाया गया है, ये गाढ़े हरे रंग का है। तो आपके मानचित्र में जहाँ गाढ़े हरे रंग को दिखाया गया है वह क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार या वर्षा वन पाए जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट है, जिसमें महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और केरल तक ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन पाए जाते हैं यहाँ पर। और इधर आप पूर्वी तट, जो तमिलनाडु का तट है, तमिलनाडु का पूर्वी तटवर्ती हिस्सा है, यहाँ भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। और पूर्वोत्तर भारत में लगभग सभी राज्यों, थोड़ा अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दीजिए, तो लगभग सभी राज्यों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ही पाए जाते हैं। और इधर आप गाढ़े हरे रंग में देख रहे हैं, जिसमें कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भी कुछ हिस्से, तटवर्ती हिस्से दिखाए गए हैं। इसके बाद जो दूसरा है उसको भी ध्यान से देखिए कि ये वन कहाँ कहाँ भारत में है। ये हल्के रंग का है थोड़ा, इसको आप देखिए तो आप पाएंगे कि जो पर्णपाती वन हैं वो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे जो पर्णपाती वन है देश के पूर्वी भागों में, आप देखिए ये पूरा का पूरा जो है कि ये पूर्वी भाग है, यहाँ पर पर्णपाती वनों को दिखाया गया है। और पर्णपाती वन आमतौर पर उष्णकटिबंधीय वर्षा या सदाबहार वनों के पास से ही पर्णपाती वनों का क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ यदि सदाबहार के वन है तो यहीं से जो है पर्णपाती वनों का स्टार्ट हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये सारा जो हल्के हरे रंग का है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का क्षेत्र है। तो अब इसको आपको राज्यों का नाम जानना चाहिए कि किन किन राज्यों में ये पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करेंगे। आप हिमालय तक देख सकते हैं, हिमालय का जो गिरिपाद का इलाका है यहाँ भी जो है कि ये वन पाए जाते हैं। फिर इसके बाद झारखंड है, इसमें उड़ीसा है, पश्चिमी उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ और पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल, पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल, ये वाले ढाल जो है यहाँ भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है इसको फिर से देख लीजिए, कुछ ज़्यादा हो गया। ये सबसे पहले देखिए जो हिमालय वाला क्षेत्र है यहाँ ये पाए जाते हैं, गिरिपाद ये कहलाता है। फिर झारखंड आप देख ही रहे हैं, और छत्तीसगढ़ इसी के बगल में है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, यानी लगभग सारे राज्य यहाँ पर जो इस इलाके में हैं। और ये तमिलनाडु है, और इधर आप देखेंगे कर्नाटक भी है, कर्नाटक के में भी ये वन पाए जाते हैं। तो ये चूँकि पश्चिमी घाट के पूर्वी तट की बात यहाँ पर की जा रही है, तो पूर्वी तट पर ये सारे राज्य हैं जहाँ पर कि आप इन वनों को देख सकते हैं। तो ये वन जो है भारत के विस्तृत क्षेत्र में सामान्य रूप से यही वन ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसके बाद पर्वतीय वनों की बात आती है। तो पर्वतीय वन को आप देख सकते हैं कि पर्वतीय वन कहाँ है। आप देखिए पर्वतीय वनों का जो है थोड़ा सा अलग रंग से दिखाया गया है, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। ये यहाँ पर आप पर्वतीय वन की बात यदि की जाती है तो जो क्षेत्र पर्वतीय हैं, जिसमें
आपका जो ये जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख है, या अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, तो यहाँ जो है चूँकि पर्वतीय क्षेत्र है ये, इसलिए ये पर्वतीय वन पाए जाएंगे। तो पर्वतीय वन हमेशा पर्वतों में ही होते हैं। तो कटीले वनों की भी बात हम लोग कर लेते हैं। ये चौथा है, तो कटीले वन जो है आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर कि वर्षा बहुत ही कम होती है, यानी 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, वहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये जो हल्के पीले रंग का दिखाया गया है, ये कटीले वन वाला है। तो ये मध्यवर्ती जो पठार है, इसमें देखिए ये महाराष्ट्र और कर्नाटक और इधर जो है कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो ये कटीले वनों वाला है। ये क्षेत्र बहुत ही कम बारिश प्राप्त करता है। और इधर आप देख लीजिए तो इसमें उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा। इसके अलावा जो है कि राजस्थान भी है, इधर गुजरात भी है, हैं। तो ये सारे राज्यों में आप देखेंगे कि कटीले वन पाए जाते हैं। इधर हरियाणा भी देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर में वहाँ भी, या पंजाब के वे क्षेत्र जहाँ पर कि 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, तो वहाँ भी कटीले वन पाए जाते हैं। तो ये जो है कि आपके देश के वनों की बात है कि कौन से वन कहाँ पाए जाएंगे। और एक आखिरी जो है, जो वन आपको जानना है कि कहाँ मिलता है, वो है मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन देखिए, आपके देश में जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, इधर आप देखेंगे महानदी का, गोदावरी का डेल्टा, और फिर इसी तरह से इधर भी डेल्टा है, थोड़ा नीचे भी डेल्टा है। तो जो डेल्टा क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कि गंगा ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ मिलती हैं, उन क्षेत्रों में, उन डेल्टा क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों आप आइए कि इस अध्याय में और आपको क्या समझना है उसको भी आप जान लीजिए। इसमें नेशनल पार्क, जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो पादप और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए आपके देश में राष्ट्रीय पार्क, बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, वो कहाँ पर हैं उसको भी आप ध्यान से इसमें समझ लीजिए। तो ये आपको मानचित्र पर बताने से पहले मैं आपको वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क में अंतर बता देता हूँ। इसको आप क्लियर कट समझ लीजिए। हालांकि दोनों वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ही हैं, वनस्पतियों के संरक्षण के लिए ही हैं, लेकिन कुछ मूलभूत अंतर है जिनको आपको समझना चाहिए कि राष्ट्रीय पार्क किसे कहेंगे और वन्य जीव अभयारण्य किसे कहेंगे। तो एक वन्य जीव अभयारण्य जो होता है, ध्यान से देखिए, एक वन्य जीव अभयारण्य में शिकार अनुमति के बिना निषिद्ध है। हालांकि चराई और मवेशियों की आवाजाही की अनुमति होती है, जबकि एक राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। दूसरा अंतर देखिए, एक वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रीय पार्क को वन्य जीव अभयारण्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तीसरा अंतर, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों की घोषणा राज्य सरकार केवल आदेश देकर कर सकती है, जबकि सीमा में परिवर्तन के लिए राज्य विधानमंडल को एक संकल्प पारित करना होता है। ये मूल अंतर हैं जिनको आपको समझना चाहिए। फिर इसके बाद अगला अंतर देखिए कि वन्य जीव अभयारण्यों का गठन एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित होते हैं, जबकि राष्ट्रीय पार्क का गठन विशेष प्रकार की शरण स्थली के रूप में संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात इस विशेष शरण स्थली क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है।
राष्ट्रीय पार्क में किसी भी प्रकार के अधिवास यानी घर मकान बनाने और मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। यहाँ तक कि जानवरों को चराने या जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की भी अनुमति नहीं होती है। जबकि वन्य जीव अभयारण्य में मानव गतिविधियों को थोड़ी बहुत छूट दी जाती है। तो ये बच्चों बेसिक डिफरेंस है जिसको आपको जानना है। अब आइए देखिए कि आपको सीबीएसई के पाठ्यक्रम के आधार पर ही चूँकि मानचित्र कार्य बताया जा रहा है तो इसमें क्या क्या दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो नेशनल पार्क है, तो वो नेशनल पार्क कहाँ हैं, किस राज्य में स्थित हैं, वो आपको यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहला है जो कि आपको मानचित्र पर दिखाना है वो है काजीरंगा। बहुत ही मशहूर है, ये असम में पड़ता है और एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है। एक सींग वाला गैंडा यहाँ पर मिलता है। ये राष्ट्रीय पार्क है काजीरंगा। दूसरा है मानस, ये भी जो है कि आपके असम राज्य में ही है। तीसरा है रणथंभौर। तो रणथंभौर जो है देखिए ये यहाँ पर है, टाइगर रिजर्व है। ये रणथंभौर राजस्थान में है। इसके बाद है शिवपुरी जो कि इसी के पास आपको दिखाई दे रहा है। शिवपुरी ये मध्य प्रदेश में है। फिर एक और है कान्हा। कान्हा भी आप देख सकते हैं, ये भी मध्य प्रदेश में है, ये भी टाइगर रिजर्व ही है। इसके बाद सिंपली पाल यानी सिमली पाल इसको पढ़ा जाता है। तो सिमली पाल देखिए जो है ये उड़ीसा में है, यहाँ पर है। और ये हाथी अभयारण्य है। ये हाथी अभयारण्य भी है, राष्ट्रीय उद्यान तो है और यहाँ पर हाथियों का भी संरक्षण होता है। फिर आपने कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान देखे, ध्यान दीजिए। काजीरंगा 1, मानस 2, तीसरा जो है कि रणथंभौर, चौथा शिवपुरी, पांचवा काजीरंगा। तो ये जो है कि राष्ट्रीय उद्यान जो कि मानचित्र पर आपको दिखाना है। बच्चों एक बात आपको ये समझ लेना है कि ये सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार तो इतने ही राष्ट्रीय उद्यान आपको इसमें दिखाने हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान आपके देश में हैं जो कि आपको जानना चाहिए। तो चलिए इसके अलावा भी आप देख लीजिए कि कौन कौन महत्वपूर्ण हो सकते हैं या हैं जिनको आपको समझना चाहिए। बेशक परीक्षा में नहीं आते हैं तब भी। ये देखिए ये गिर है गुजरात में, ये उत्तराखंड में जो है कॉर्बेट है, उत्तराखंड में राजा जी है। और इसी तरह से आप इधर भी देख रहे हैं नीचे, इसको आप मानचित्र में थोड़ा अपने से अलग कुछ करेंगे और भरेंगे। फिर इसके पश्चात जो है अब बर्ड सेंचुरी की बात हम करते हैं। जो बर्ड सेंचुरी का मतलब पक्षी अभय वन। तो पक्षी अभय वन में आपको 2 दिखाना है, ये ध्यान दीजिएगा, 2 ही दिखाना है। तो एक तो जो है कि आपका है भरतपुर। तो भरतपुर जो है राजस्थान में है। ये पक्षी अभय वन है, पक्षियों के संरक्षण के लिए है। तो यहाँ पर इसको आप दिखाएंगे, थोड़ा सा जो है कि और लेफ्ट में दिखाएंगे, इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं ये। तो ये क्षेत्र जो है कि ये जो आपको दिखाया गया है ये क्या है, भरतपुर का क्षेत्र है और यहाँ पर पक्षी अभय वन है। और रंगाडीतू जो कि आपको दक्षिण में दिखाया गया है, दक्षिण भारत में, ये देखिए कर्नाटक में है रंगाडीतू। तो बच्चों ये 2 जो है कि पक्षी अभय वन, हालांकि एक और है आप इसको मानचित्र में देख सकते हैं, लेकिन 2 आपको इसमें जानना है, भरतपुर और यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आप इसको समझ जाइए। ये भरतपुर की बात की जा रही है, भरतपुर पक्षी अभय वन। ये पक्षियों के संरक्षण के लिए है
अभय वन, और यहाँ पर रंगाडेतु, ये 2 हो गए। अब इसके बाद आपको जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब वन्य प्राणी अभय वन। तो वन्य प्राणी अभय वन आप इसमें इंडिकेटर के भी रूप में देख सकते हैं, रेड कलर का दिखाया गया है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिए, रेड कलर का है। तो इसमें सबसे पहले आपको सरिस्का दिखाना है, जो कि राजस्थान में है, सरिस्का यहाँ पर है, देख लीजिए ध्यान से इसको। फिर दूसरा है मुदुमलाई, जो कि तमिलनाडु में है, इसको हम नीचे ले चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। राजा जी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहाँ पर है, उत्तराखंड में। और दाची गाम जो है कि ये आपका जम्मू कश्मीर में है। तो थोड़ा सा इसको हम नक्शा बड़ा करके दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है। फिर से इसको देख लीजिए दोबारा, ये है दाची गाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि जम्मू कश्मीर में है। दूसरा है राजा जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तराखंड में है। और जो सरिस्का है वह आपका राजस्थान में है, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बच्चों, जो राजा जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि 1983 से पहले इस क्षेत्र में 3 अभयारण्य थे, राजा जी, मोतीचूर और चिल्ला। और 1983 में तीनों को मिला दिया गया और यह जो है तब से राष्ट्रीय पार्क भी हो गया है। तो आपको पहले मैंने बताया था कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनको राष्ट्रीय पार्क घोषित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय पार्कों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घोषित नहीं किया जा सकता है। और जो दाची गाम है ये श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है दाची गाम। तो आपने देखा 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दाची गाम, राजा जी और सरिस्का। इसके बाद 2 आपको मैंने बताया था, 2 क्या दक्षिण भारत में एक ही की बात की जाती है, ये मुडुमलाई। तो मुडुमलाई देखिए कहाँ पर है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। ये है चूँकि सुदूर जो पश्चिमी इलाका है तमिलनाडु का, ये मुदुमलाई का है। ये तमिलनाडु राज्य है और इसी के सुदूर पश्चिम में पड़ता है मुदुमलाई। लेकिन यह 3 राज्यों की यहाँ पर सीमाएं भी लगती हैं। हालांकि यह तमिलनाडु में ही है मुडुमलाई, लेकिन यहाँ पर 3 राज्यों की सीमाएं भी टच होती हैं, जिसमें केरल और कर्नाटक की भी सीमा लगती है यहाँ पर, और तमिलनाडु की ऑलरेडी वहाँ पर सीमा है। तो बच्चों, यह आपको 2 अध्यायों का मानचित्र कार्य बताया गया है। अब इसको आप ध्यान से एक बार अपने से मानचित्र पर हार्ड कॉपी पर तैयार करेंगे और उसको सबमिट करेंगे, तब जो है कि आपका मानचित्र कार्य बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।